नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का रुख करेंगे। मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 1 बंदूक और 4 चाकू बरामद हुए। बुलंदशहर में तहसील परिसर में मारपीट का ताजा वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दलाल फरियादी को लोहे की पाइप से मार रहा है। बताया जा रहा है कि पैसे को लेकर विवाद शुरू हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस मूकदर्शक बनी नजर आई। श्रावस्ती में जैन मुनियों ने महामारी से मुक्ति के लिए भगवान से की प्रार्थना। जलाभिषेक से कार्यक्रम की शुरुआत। साथ ही जैन मुनि विमर्श सागर और सुबल सागर का मिलन समारोह भी हुआ। माना जाता है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान शंभवानाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। चित्रकूट में टीकाकरण करने गई एएनएम सरला देवी के साथ रामनगर ब्लॉक के रुपौली गांव के कोटेदार ने की गाली गलौज और उसके साथ जाति सूचक शब्दों का किया इस्तेमाल। गांव से भगा दिया। राशन ले रहे ग्रामीणों को भड़काया, कहा टीका न लगवाएं। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र पर पीलीभीत रोड के आरश में बारात घर के पास की घटना पेश आई है, जिसमें ट्रांसफार्मर में आग लगी। ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाराणसी में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए गंगा घाट में सीएनजी बोट चलाई जाएगी। आपको बता दें, इसके पहले डीजल की बोटें चलाई जाती थी। महोबा के एनआर पब्लिक स्कूल के पास फांसी के फंदे से झूलकर एक युवक ने जान दे दी, जिसके बाद युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तफ्तीश में जुट गई है। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मॉडल की तारीफ करी है। दरअसल प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2 याचिकाओं को निरस्त करते हुए यूपी सरकार के उठाए गए कदमों की तारीफ करी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से घर वापस आने वाले श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार ने पंजीकरण से लेकर स्किल मैपिंग तक के कार्यों को सुनिश्चित किया था और इससे बड़ा माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार अपने इन कार्यों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल कर चुकी है। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आज रिटायर हो गए हैं और पुलिस मुखिया की तलाश भी आज ही खत्म होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। नए डीजीपी की घोषणा होने तक अवनीश अवस्थी ने नए डीजीपी की घोषणा होने तक अवस्थी ने एडीजी प्रशांत कुमार को अपना पदभार सौंप दिया है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में यूपीएससी की बैठक में 3 आईपीएस अधिकारियों का नाम चुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया गया है। पैनल में शामिल तीनों अधिकारियों की किस्मत फिलहाल मुख्यमंत्री के पास मौजूद लिफाफे में कैद है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक मुख्यमंत्री किसी एक अधिकारी का नाम बतौर डीजीपी घोषित कर देंगे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों में अनदेखी के मामले को लेकर के अभ्यर्थी बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने हाथों में कथित आरक्षण घोटाले से संबंधित तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया है, जिसमें 27% और 21% आरक्षण की मांग को पूरा करने की बात कही गई है। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न होने का आरोप लगा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने डिप्टी सीएम के आवास के पास से अभ्यर्थियों को फिलहाल हटा दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा प्रदेश में बेरोजगारों के साथ सरकार धोखा कर रही है। तो वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान आपको सुनना चाहिए, सुनिए। आज जब 69,000 शिक्षक
जब उनके आवाज पर धरना प्रदर्शन करते हुए वार्ता करने गए, मांग करने गए, तो उप मुख्यमंत्री जी को चाहिए था इनसे वार्ता करें, इनकी समस्या का निस्तारण। बजाय उसके लहूलुहान कर दिया, मार के सर फोड़ दिया, चोटें आई। ऐसे पुलिस उनके साथ बर्ताव की, उनको घसीटते हुए, महिलाओं को मारते हुए, पीटते हुए बसों में भरकर ना जाने कहां ले जाकर छोड़ देने का काम। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज की विघटनकारी, रूढ़िवादी, नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध महिला और युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज की विघटनकारी, रूढ़िवादी, नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट, शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी। तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कलेक्ट्रेट गेट पर 26 जून को नामांकन के दौरान एसपी और सपा विधायक के बीच हुई धक्का मुक्की के मामले में सपा नेता अभिजीत यादव पर रासुका लगाई गई है। इसके अलावा 2 और सपा नेताओं पर रासुका की कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज सपा नेता अभिजीत को गिरफ्तार तो कर लिया। आपको बता दें कि शनिवार को नामांकन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर न केवल हंगामा किया बल्कि एसपी के साथ धक्का मुक्की भी की। विधायकों को ढकेलते हुए पुलिसकर्मी सड़क तक ले गए। उधर कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने के आरोप में एक व्यक्ति पर एनएसए के तरफ रिकमेंड किया गया था, जिसको जिला मजिस्ट्रेट देवरिया साहब ने अनुमोदित करके एनएसए में निरुद्ध करते हुए इससे संबंधित आख्यान। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से लाल बाबू गौतम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लाल बाबू, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? जी, आपसे पहले बता दें कि यहाँ पे 26 को जो नामांकन पत्र दाखिल हो रहे थे, उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने और सपा कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसा किया कि प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की और गेट को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके एवज में प्रशासन और देवरिया प्रशासन और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करना चाहा, लेकिन ये सपाही उग्र हो गए और उनके ऊपर ही बरस पड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लाल बाबू। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अहम तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। नामांकन के दौरान किस तरीके से हंगामा करने के आरोप में रासुका लगाई गई और सपा नेता अभिजीत यादव को लेकर के जा रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में पिछड़ा वर्ग की राजनीति भी सामने आ रही है। अब कौन छोटा है कौन बड़ा, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर में वोटों के लिए वाक युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में दिव्यांग कल्याण कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल क्यांकुर ने। आपको देखनी चाहिए, देखिए। प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग निश्चित रूप से हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है और हमारे सामने इसमें पिछड़ा वर्ग के मंत्री, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं पिछड़ा वर्ग के विकलांग के अनिल राजभर जी। मैं अनिल राजभर जी से पूछना चाहूंगा कि पिछड़ा वर्ग के लिए इस सरकार ने अभी हालिया में क्या ऐसा काम किया? सब कुछ किया है और विशेष तौर पर जो कमजोर वर्ग है, उनके जो महापुरुष हैं, उनको सम्मान देने का काम। जब राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम देश के हमारे यशस्वी पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर लेते हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि राजभर समाज उस समय अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करता है।
उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वही असली नेता है जो पिछड़ों के हैं और राजभरों के नेता वो खुद ही हैं। अभी 2 दिन पहले एक बयान में उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि अकेले भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, वही एक ऐसे नेता जो पिछड़ों को लेकर आगे चल सकते हैं। अच्छा, कैसा नेता, काहे को नेता? राजभर काहे को उनको अपना नेता मानेगा? समाज को धोखा देने वाला, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को धोखा देने वाला। महाराजा सुहेलदेव ने जिन लोगों से लड़ाई लड़ी, राजभर समाज का पूरा संग्राम जिन लोगों से हुआ, उसी सैयद सलार मसूद, उसी गाजी के खून खानदान से तालमेल करना, अभी राजभर उनको अपना नेता मानेगा? काहे का नेता? अभी 2019 में लोकसभा का चुनाव बीता है और इन्होंने कहा था कि हम बहुत बड़े के नेता हैं। पूर्वांचल की धरती पर अगर 2 सीट भी भाजपा जीत गई तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। क्या परिणाम आया? कहां गया इस्तीफा? तो इस तरह की फ्रॉडगिरी और सिद्धांत विहीन लोग, राजनीति का व्यापार करने वाले लोग नेता बनेंगे? जनता बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को जान गई है, इन लोगों को पहचान गई है। बेवजह की डफली, बेवजह की राग ये छिड़ने वाले हैं, बजाने वाले हैं, कोई पूछता नहीं। और फिर भी 2 बेवजह के नाटक और सड़क छाप लोगों को पता नहीं कैसे मीडिया उठाने लगती है। झूठ फरेब सिर्फ जो आदमी बोल रहे हैं। भाजपा में कौन पूछ रहा है बताइए? बेवजह झूठ का प्रचार अपना करना, कोई नहीं पूछ रहा है। ये परेशान है रात दिन, कैसे भाजपा हमको बुला ले। धन्यवाद अनिल अजबर जी। अनिल अजबर जी ने साफ तौर पर कहा कि जब ओम प्रकाश राजभर भले ही दावा करें, वो एक उस समाज के नाम पे कलंक है। राजनीति को इस्तीफा देने की बात उन्होंने उस समय कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट भी जीत जाएगी पूर्वांचल से तो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इतनी बड़ी जीत हासिल होने के बाद वो आज भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राजनीति से इस्तीफा नहीं दिया। जनता टीवी के लिए लखनऊ से कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। वहीं जिला पंचायत अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। जिला अध्यक्ष और बीजेपी पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और पूर्व मंत्री नारद राय आनंद चौधरी ने 25 से 26 जिला पंचायत सदस्यों को कहीं बंधक बनाकर रखा है और सदस्यों को मुक्त कराने की मांग भी रखी है, जिसके जवाब में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा, सत्ता के बल पर बीजेपी नंगा नाच कर रही है, मतदाताओं को धमका रही है। अभी तक करीब मुझको लगता है कि 25 से 26 जिला पंचायत सदस्यों को लोगों ने कहीं बंधक बनाकर रखे थे। अभी एक रामनाथ व्यापारी जो रसड़ा के थे, उनका आगमन हुआ, उनके परिवार के लोगों ने दरखास्त दिया जिससे उनकी वापसी हुई। जिस तरह से उनके साथ जिस तरह बर्ताव किया जा रहा था उसको आप लोगों के सामने अवगत कराया। लेकिन मैं जिलाधिकारी महोदया से इस बात से अवगत कराने आया था कि जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं उनको तुरंत ही बलिया में वापसी कराया जाए, उनके परिवारजनों को सौंपा जाए और उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और जो भी लोग बंधक बनाए हुए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा मैं जिलाधिकारी महोदया से ये बताने के लिए। अब तक भी जितना दबाव हो गया वो भी काफी था, आगे कोई दबाव न बने और अनावश्यक रूप से पुलिस के लोग किसी के घर जा करके और किसी पर दबाव डालने को कहा गया है, जल्दी बुलाओ, मेरे सामने लाओ, ये उनका काम नहीं है। अगर कोई अभियुक्त है तो उसकी तलाश होनी चाहिए, अगर किसी की शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कोई परिवार का शिकायत करने वाला नहीं, वो संतुष्ट है कि नहीं हम जानते हैं कि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बेटा कहाँ गया है और कोई परेशानी नहीं, हम उसको परेशानी नहीं तो उनको परेशानी है। तो अब ये परेशानी क्यों होती है ये आप सब लोग जानते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इतना बड़ा मामला हो गया है बलिया में कि सपा और एक तरफ भाजपा दोनों आमने सामने हो गई हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जोरदार आरोप जारी है। सपा पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उनके पे भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक। अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
तो आपने देखा और समझा किस तरीके से अंबिका चौधरी ने तमाम आरोपों को खंडित किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आगामी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस दौरान अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी को पता है कि ओवैसी के लड़ने से फायदा किसको होने जा रहा है। उन लोगों को फायदा होगा जो उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से शासन कर रहे हैं और उनके शासन काल में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अक्षमता पूरी तरीके से निकलकर बाहर आई है। उनके अनुभवहीनता की वजह से आज उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़े, बेरोजगारी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। कोई दिन नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश में हत्या, बलात्कार और डकैती जैसी घटनाएं न हो रही। तो निश्चित तौर से जो धर्म और उन्माद की राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पास 4.5 साल में बताने को कोई भी उपलब्धि नहीं है, वो चाहते हैं कि प्रदेश की जो मुख्य समस्याएं हैं, चाहे अपराध हो, बेरोजगारी हो, नौजवानों के साथ लगातार हो रहा जो उनकी नौकरियों को लेकर अत्याचार है, चाहे किसानों के ऊपर अत्याचार हो या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं पीछे चले जाएं, उनकी ये इच्छा है। वहीं अमेठी में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा एक दिवसीय दौरे पर रहे, जिस दौरान उन्होंने गौरीगंज ब्लॉक में नवनिर्वाचित प्रधानों के साथ बैठक भी करी। इसके साथ ही सीडीओ और कर्मचारियों के साथ विकास कार्यों और कोविड टीकाकरण की समीक्षा बैठक करी। तो वहीं सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रोत्साहन पत्र भी आवंटित किया है। अल्लाह के बंदे पर रहमत का राज क्या है? अधर्म के लिए कौम का कलंक कौन? जब ये सब यूपी एटीएस के सामने आया तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एटीएस ने जब एक एक करके परतें खोलनी शुरू करी, कोड को डिकोड कर लिया। लेकिन इस कोड के पीछे की कहानी एक्चुअली क्या है, वो आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। देखिए। धर्मांतरण गैंग एक ऐसा जिन जो कितना बड़ा हो सकता है कोई नहीं जानता, जिसके बारे में यूपी एटीएस की टीम रोजाना नए खुलासे कर रही है। एक बार फिर एटीएस ने ऐसा ही बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में ये बात सामने आई कि धर्मांतरण कराने के आरोप में पकड़े गए उमर गौतम और जहांगीर साइन लैंग्वेज यानी कि कोड वर्ड में बातचीत करने का तरीका अपनाया करते थे और इस कोड के सामने आने के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिससे अब धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग होने के दावे पर भी मोहर लग गई है। जिस कोड का इस्तेमाल धर्मांतरण में बातचीत करने के लिए किया जाता था, उसको एटीएस की टीम ने डिकोड कर लिया है। लेकिन एक कोड ऐसा है जिसकी गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। सामने आए 7 कोड वर्ड में 6 को एटीएस ने डिकोड कर लिया है, जबकि एक कोड अभी भी बाकी है। धर्मांतरण में इस्तेमाल किए जाने वाला पहला कोड रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम। इसका मतलब है धर्म को परिवर्तन करना। डेफ सोसाइटी की टीचर यही काम करती थी और इस कोड के जरिए ही छात्रों के धर्मांतरण की तरफ उनको ले जाया करती थी। मुतक्की इस शब्द का इस्तेमाल एटीएस को पूछताछ में पता चला है कि हक और सच को तलाश करना है। इसको बार बार बोलकर बच्चों और अन्य में बातचीत के लिए प्रयोग किया जाता था। सलाह ये शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। धर्मांतरण करके जो इस्लाम अपनाता था उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि ये शब्द बहुत बार बोला जाए। रहमत विदेशों से आने वाले फंड का जिक्र इसी कोड से होता था। अल्लाह के बंदे जो लोग सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले गए वीडियो लाइक करते थे, उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। मोबाइल नंबर और जन्म तिथि धर्म परिवर्तन कराने वालों का नाम, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि से बुलाया जाता था। एक आईडी के रूप में इसको बनाया जाता था। कौम का कला इस कोड को अभी डिकोड नहीं किया जा सका है। एटीएस की टीम इसकी जांच करने में जुटी हुई है। जांच अधिकारियों को पूछताछ में पता चला
कि धर्म परिवर्तन कराने का काम 4 चरणों में होता था। इस संबंध में उमर गौतम, अब्दुल मन्नान और इरफान ख्वाजा के मोबाइल लैपटॉप से भी अहम जानकारी मिली है। यूपी एटीएस को अब तक की पूछताछ में एक शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा खटक रहा है, वो है कौम का कलंक। बातचीत के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। तो वहीं जांच में उमर के तार कई राज्यों समेत कई देशों से भी जुड़े हुए हैं। बात ये भी सामने आई है कि फंडिंग में जमा आधे पैसे पाकिस्तान भेजे जाते थे। धर्मांतरण में कोड डिकोड का ये खेल आखिरकार कितना व्यापक है, इसकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन इस जांच से ये तो तय है कि धर्मांतरण का ये आतंक दीमक की तरह समाज की जड़ों में बैठा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वही सूबे में धर्मांतरण रैकेट से जुड़े तारों में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक और खुलासा हुआ, एटीएस की जांच में पता लगा कि कानपुर के 8 व्यक्ति मोहम्मद उमर गौतम और उसकी संस्था इस्लामिक दावा सेंटर के संपर्क में थे। ये कानपुर और इसके आसपास होने वाली उमर की सभाओं में भीड़ जुटाने का काम किया करते थे। यहां से गैर मुस्लिम लोगों को टारगेट करते हुए उन्हें धर्मांतरण की तरफ प्रेरित किया जाता था। आपको बता दें कि ये सभी कोड वर्ड में बात किया करते थे, जिससे कि किसी को इन पर शक ना हो। यूपी एटीएस धर्मांतरण के मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और ये तार कानपुर तक पहुंचे हैं। कानपुर में भी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर को रिमांड पर लिया है, तब से दिन पर दिन नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। जिस भाषा में, जिस कोड वर्ड में ये बात करते थे, जब से उसको डिकोड किया गया तो जांच में पता चला कि कानपुर के 8 ऐसे शख्स थे जो मोहम्मद उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर में जुड़े हुए थे। ये सभी 8 शख्स हैं, जिनमें 2 मौलवी भी शामिल लोग बताए जा रहे हैं। फिलहाल ने 8 लोगों की पुलिस को एटीएस के साथ कानपुर क्राइम की जांच कर रही है और ये निकाल रही है जो 8 व्यक्ति के पिछले 2 वर्ष में। ठीक है अभिनव, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 7 महीने से किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं समेत यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी समर्थकों के बीच बवाल हुआ। बताया भी जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। अमित वाल्मीकि आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हंगामा और पथराव शुरू हो गया। हालत इतने खराब हो गए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तक तोड़ दी गई। बहुत यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।